हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के चैप्टर 6 जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। उस वीडियो में हमने पोषण के बारे में डिस्कशन किया। ये इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। अब आइए पार्ट 2 वीडियो के जरिए हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। इस वीडियो के जरिए हम डिफरेंट टॉपिक्स को बारीकी से और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि श्वसन क्या है, कैसे होता है और क्यों होता है, और जीवों में इसकी आवश्यकता आखिर क्यों होती है। तो आइए डिफरेंट टॉपिक्स को हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, क्या होता है श्वसन। हम अक्सर सुनते हैं कि जीवों में श्वसन की क्रियाएं होती हैं। आखिर ये श्वसन होता क्या है? पोषण प्रक्रम से सभी कोशिकाओं को ग्लूकोज की आपूर्ति हो जाती है। चूंकि हमने पोषण के बारे में पढ़ा, इसमें हमने ये देखा कि पोषण के जरिए सभी कोशिकाओं को ग्लूकोज की आपूर्ति हो जाती है। विभिन्न कार्यों को करने के लिए कोशिकाओं को ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक मशीन को चलाने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही शरीर की सभी कोशिकाओं को सुचारू रूप से काम कराने के लिए ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती रहती है। ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए ईंधन का कार्य करती है। जिस प्रकार एक मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या अन्य ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही शरीर की कोशिकाओं को चलाने के लिए एक ईंधन का जरूरत पड़ती है, और ये ईंधन होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिका उससे सरल अणुओं में खंडित कर देता है। अब आप एग्जांपल लीजिए एक मशीन का। एक मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है, क्योंकि पेट्रोल या डीजल में ऊर्जा संचित होती है, और जब इस पेट्रोल या डीजल को जलाया जाता है तो इसमें जो संचित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक वैसे ही ग्लूकोज भी एक ईंधन है कोशिकाओं के लिए। तो जब कोशिकाएं इस ईंधन को सरल अणुओं में खंडित कर देता है तो कोशिकाओं को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया को श्वसन यानी रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी ग्लूकोज अणु का कोशिका के द्वारा सरल अणुओं में खंडित करके ऊर्जा प्राप्त करना, इसी प्रक्रिया को श्वसन यानी रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है श्वसन का प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। चूंकि आप जानते हैं कि हमारी जीव समुदाय विशाल है। जीव मंडल में विभिन्न प्रकार की जीव या विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मौजूद हैं। अगर आप इन सभी कोशिकाओं में बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि श्वसन की जो क्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है। पहला है वायवीय श्वसन, जिससे इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, और दूसरे प्रकार का नाम है अवायवीय श्वसन, जिससे इंग्लिश में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। यानी जीव मंडल में कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो वायवीय श्वसन करती हैं, जबकि कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो अवायवीय श्वसन करती हैं। अब हमें यह समझना होगा कि वायवीय श्वसन कैसा होता है और अवायवीय श्वसन कैसा होता है। सबसे पहले हम समझेंगे वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होती है वायवीय श्वसन? जब श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन उपयोग की जाती है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। देखिए, अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो वायवीय श्वसन एक ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, और अवायवीय श्वसन एक ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन के बिना ही श्वसन की क्रिया होती है। देखिए, आम लोगों की एक धारणा होती है कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, लेकिन जीव मंडल में आपको अनेक ऐसी कोशिकाओं का उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें श्वसन होती है बिना ऑक्सीजन का। यानी
जिस श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है वह वायवीय श्वसन कहलाता है, और जिस श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता है वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं वायवीय श्वसन का। वायवीय श्वसन के केस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज अणु होती है, यानी कोशिकाओं की जो ईंधन होती है, वे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। तो इस प्रकार ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके बनाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के अणु। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि वायवीय श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सरल पदार्थों में टूट जाती हैं, और ये सरल पदार्थ क्या है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु। इसके अलावा इस अभिक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग कोशिका अपने कार्यों में करती है। अब यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज का एक अणु ऑक्सीजन के 6 अणु के साथ अभिक्रिया करती है, और इस प्रकार के अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 6 अणु का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है। अब आइए देखते हैं कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। चूंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज अणु जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु का निर्माण करते हैं, लेकिन ये संपूर्ण अभिक्रिया 2 अलग अलग जगहों पर होती है। पहला तो यह है कि ग्लूकोज अणु जो है वह कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाती है। यानी सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्लूकोज अणु है वह पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाती है। ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन अणु वाला एक यौगिक है, जबकि पाइरूवेट जो है वह 3 कार्बन अणु वाला एक यौगिक है। यानी ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, जबकि पाइरूवेट के एक अणु में कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइरूवेट के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो यह स्पष्ट है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, जबकि पाइरूवेट के एक अणु में कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि हमारी श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाती है, ये अभिक्रिया कहां पर होती है? तो ये अभिक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। तो यह है पहला चरण। अब दूसरा चरण क्या है? अब दूसरे चरण को समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि पहले चरण में कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज जो है वह पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाती है, और अब ये पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार पूरी अभिक्रिया 2 अलग अलग स्थानों पर होती है, पहला कोशिका द्रव्य में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी जो ऑक्सीजन का रोल है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाती है, इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वायवीय श्वसन कैसा होता है। अब हम समझते हैं अवायवीय श्वसन। इसे इंग्लिश में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। यानी वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के बिना ही हो तो वैसे श्वसन की क्रिया को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। पहला एग्जांपल लेते हैं ईस्ट कोशिकाओं में। ईस्ट की कोशिकाओं में भी श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन ये श्वसन की जो क्रिया होती है ये ऑक्सीजन के बिना ही होती है। यानी ईस्ट की कोशिका में ग्लूकोज जो है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी ग्लूकोज का जो अणु है वह एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में परिवर्तित हो जाती है। साथ में इस अभिक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग करती हैं ईस्ट की कोशिकाएं। अगला एग्जाम्पल है हमारी पेशी कोशिका, यानी हमारा मसल सेल्स।
कभी कभार क्या होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मसल्स की जो सेल्स हैं वे ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देती हैं और इस प्रकार ग्लूकोज जो है वह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है और उसमें ऊर्जा भी मुक्त होती है और इसी ऊर्जा का हमारा पेशी उपयोग करती है। कब? जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। चूंकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, इसलिए संपूर्ण श्वसन प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। हमने वायवीय श्वसन के केस में देखा कि पहला चरण कोशिका द्रव्य में होता है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, इसीलिए पूरी श्वसन प्रक्रम कोशिका द्रव्य के अंदर ही होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। हमने देखा कि श्वसन चाहे वायवीय हो या अवायवीय, इसमें ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त की जाती है, लेकिन अगर श्वसन वायवीय हो तो इसमें ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में मुक्त होती है। अगला पॉइंट है, कठोर परिश्रम के दौरान कभी कभी हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। क्योंकि जब हम कठोर परिश्रम करते हैं तो हमारी मसल्स की जो सेल्स हैं यानी जो पेशी कोशिकाएं हैं, इसको बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभार ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। इस स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करती हैं, जिससे ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार जब हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव होता है तो फिर हमारी पेशी कोशिका अवायवीय श्वसन करने लगती है और इस अवायवीय श्वसन के दौरान पेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होते रहता है। इसी प्रकार पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। हम अपने डेली लाइफ में ये अनुभव किए हैं कि जब हम कठोर परिश्रम करते हैं तो कुछ समय के बाद हमें ऐसा फील होने लगता है कि अब हमारी मसल्स में वह सामर्थ्य नहीं है कि अब हम काम कर सकें। इसका कारण क्या है कि हमारी मसल्स में ऑक्सीजन के अभाव के कारण अवायवीय श्वसन होने लगा और इसके कारण लैक्टिक एसिड बनकर हमारे मसल्स में जमा हो गए। इसी के कारण हमें ऐसा फील होता है कि अब हमारी मसल्स और अधिक सामर्थ्यवान नहीं रहा। कुछ समय के लिए ऐसा हमें फील होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारे मसल्स में लैक्टिक अम्ल का बनना। इस पॉइंट से कभी कभार अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी मसल्स कभी कभार काम करने के दौरान थक जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है हमारी मसल्स में लैक्टिक अम्ल का जमा होना है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। चूंकि हमने पढ़ा कि हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज का यूज करके श्वसन की क्रिया करती हैं और इसमें क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब हमारी कोशिका क्या करेगी कि जो ऊर्जा मुक्त हुआ, इस ऊर्जा का उपयोग करके वह एटीपी अणु बना लेगी। कारण क्या है कि एटीपी अणु जो है वह एनर्जी पैकेट्स हैं, ऊर्जा का पैकेट्स हैं और इसी एटीपी के रूप में ही ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार के एटीपी अणु का निर्माण कैसे होता है? हमारी कोशिका में मौजूद एडीपी अणु और अकार्बनिक फॉस्फेट ये दोनों आपस में अभिक्रिया करती हैं। क्या क्या अभिक्रिया करती हैं? एडीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट ये दोनों अभिक्रिया करती हैं और जो श्वसन की क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा का यूज करती हैं और इस ऊर्जा को वह एटीपी नामक अणु में परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार श्वसन में जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को एटीपी अणु बनाने में यूज कर ली जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। इस पॉइंट से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक इसी प्रकार अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडीपी का पूरा नाम क्या है। एडीपी का पूरा नाम एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट है। अपनी जरूरत के अनुसार कोशिका एटीपी अणु से ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं। चूंकि श्वसन की क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा का यूज करके एटीपी अणु बना ली जाती हैं। फिर कोशिकाएं अपने जरूरत के अनुसार उस एटीपी अणु का यूज करके ऊर्जा प्राप्त करती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पौधों में श्वसन। पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र यानी स्टोमेटा द्वारा करते हैं। पौधों की पत्तियों में अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। अब पौधे जो हैं ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान बाहरी वायुमंडल से करते हैं। तो ये जो आदान प्रदान होता है ये विसरण द्वारा होता है यानी डिफ्यूजन द्वारा होता है। अब सवाल उठता है कि विसरण है क्या। किसी गैस का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। यानी गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह विसरण द्वारा होता है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तब पौधे श्वसन की क्रिया के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं। देखिए रात्रि में क्या करता है न पौधे जो हैं वह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं। कारण क्या है कि पौधे भी हमारी तरह श्वसन की क्रिया करती हैं जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरी वातावरण में छोड़ दी जाती है क्योंकि रात्रि के समय प्रकाश नहीं होती है और प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण रात्रि में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं। परंतु दिन के समय श्वसन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर ली जाती है। देखिए श्वसन की क्रिया जो है ये हमेशा होती रहती है चाहे दिन हो या रात हो। लेकिन दिन के समय क्या होता है कि श्वसन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। यानी दिन के समय पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं छोड़ती है बल्कि प्रकाश संश्लेषण के कारण ऑक्सीजन मुक्त होती है और दिन के समय पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण के कारण ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं। जलीय जीवों में श्वसन। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। देखिए जो प्राणी स्थल में रहते हैं वे वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेते हैं लेकिन जो जलीय जीव हैं जो जल में रहते हैं वे कहां से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वैसे जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मछली का श्वसन अंग गिल होता है। तो इस प्रकार जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेने के लिए जलीय जीवों में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। अगर हम मछली की बात करें तो मछली का श्वसन अंग गिल होता है और मछलियां गिल के जरिए ही श्वसन की क्रिया करती है। मनुष्यों में श्वसन। अगर हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे लंग्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।